तो अगर 90 बिलियन का डॉलर का मार्केट अगर ग्लोबली हो जाता है तो ये काफी बड़ी एक रिसर्च है, ठीक है। तो अगर इतनी तेजी से मार्केट ग्रो करेगा तो मुझे लगता है कि अगर इस कंपनी को 1% भी मिल जाए, मैंने पहले भी चीज बोली थी आपको, तो ऑफकोर्स ये कंपनी मल्टी बिलियन डॉलर की मार्केट में अगर बिजनेस करेगी तो वैसे ही ये स्टॉक मल्टी बैगर बन जाएगा। लेकिन हाय एवरीवन, तो आज बात करेंगे आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। मैंने आपके पहले भी वीडियो में शेयर किया था। तो इसके ऊपर क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ गया। क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बाद में स्टॉक जो है काफी ज्यादा गिर रहा है, बहुत लोग फंसे हैं ऊपर के भाव में, और बहुत लोगों को ये एक अपॉर्चुनिटी भी नजर आती है। नो डाउट काफी अच्छा कंसोलिडेशन नजर आता है, काफी टेम्पटिंग यहाँ पे लगता है भाव की, यहाँ खरीद करके ये स्टॉक अगर ऊपर गया भी तो अच्छा पैसा बन सकता है अगर मल्टी बैगर बन जाता है, क्योंकि मार्केट जो है काफी बड़ा है इसका। तो क्या यहाँ पे लोगों को बाय करना चाहिए, यहाँ पे एवरेज करना चाहिए, या फिर बेच करके निकल जाना चाहिए? फ्यूचर थोड़ा सा अगर डगमगा रहा है कंपनी का तो ठीक है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके पहले जिन भी लोगों को इसका बिजनेस मॉडल नहीं पता, मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ कि ये एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। ड्रोन का मतलब वो होता है कि एक ऐसा उड़ने वाला एक यंत्र जिसके अंदर कोई बैठा नहीं हो, मतलब वो रिमोट से चलेगा। ऑफ कोर्स आपने काफी ज्यादा इंस्टाग्राम और बाकी जगहों पे ड्रोन्स देखे ही होंगे, आजकल ड्रोन्स काफी पॉपुलर है। लेकिन ड्रोन के जो यूज केसेस है ना, वो सिर्फ कैमरा और उन सब चीजों से रिलेटेड नहीं है, बहुत सारी इसके काम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने देखो यहाँ बता रखा है यूज केसेस ऑफ ड्रोन इन डिफेंस। डिफेंस में कैसे यूज होता है? अगर आपको स्नाइपर की जरूरत है तो आप ड्रोन से किसी को गोली मार सकते हो कहीं दूर जा करके, ठीक है। आप ड्रोन से इंसर्ट कर सकते हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल ड्रोन की मदद से आप कैमरा लेके जा सकते हो, वहां देख सकते हो वहां क्या हो रहा है। एम्यूनेशन को पहुंचाना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, किसी हिली स्टेशन पे जहां पे कोई पहुंच नहीं सकता चढ़ करके इजीली। पेट्रोलिंग करनी है, आप अपने ड्रोन से देख सकते हो कि कोई बॉर्डर के अंदर एंटर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉम्बैट लड़ाई वड़ाई करने के लिए, तो ये डिफेंस में काफी यूज है। यही चीज सिविल में बहुत ज्यादा यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा यूज जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर निकल के आया इंडिया के अंदर। किसान जो है पेस्टिसाइड डालने के लिए यूज करते हैं इसको। माइनिंग ऑयल एंड गैस, फॉर एग्जाम्पल जो कंपनीज होती हैं वो चेक करती हैं इनके जो कोल माइंस है, गैस प्लांट्स हैं, वहां पे सर्विलांस करने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। लॉजिस्टिक्स में बहुत बड़ा यूज है, जैसे कि Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इस तरीके की जो कंपनीज हैं ये लोग यूज करती हैं सामान को सप्लाई करने के लिए। ऑफकोर्स इंडिया में भी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, यूएस के अंदर ये सब चीजें ट्राई हो रही हैं। एक कंपनी है फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट है या फिर Amazon है, ये लोग अपने टेस्ट कर रहे हैं ड्रोन के साथ में डिलीवरी करने के लिए, वहां पे स्टार्ट भी हो गया है। तो ये सब यूज केसेस हैं। पब्लिक सेफ्टी के अंदर पुलिस यूज करती है चेक करने के लिए, सर्विलांस करने के लिए, कोई अगर मिसिंग पीपल है या कोई अगर राइट्स हो गया, कोई दंगे हो गए, ऊपर से आपको एक बर्ड आई व्यू चाहिए पूरे जमीन पे क्या हो रहा है, वो सब यूज केसेस इसके सिविल के अंदर बहुत ज्यादा है। तो नेट नेट जो मार्केट है वो काफी बड़ा है। कंपनी इसी मार्केट को टारगेट कर रही है, और इसी मार्केट को टारगेट करने की वजह से ही लोगों को काफी इसके अंदर उम्मीद है कि जो मार्केट कंपनी है कुछ बड़ा करेगी, इसलिए इसका स्टॉक भी बहुत ज्यादा है। जब इसका आईपीओ आया था तो यह लगभग इसका प्राइस 600 के लेवल के आसपास था। जब ओपन हुआ तो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा लोगों ने पैसा बनाया, और उसके बाद यहाँ पे लोग बेचते गए, प्रॉफिट बुक करते गए, और नए लोग खरीदते गए इस उत्साह के अंदर कि भाई हम इसके अंदर एंट्री लेते हैं, वेट करेंगे तो ऑफकोर्स पैसा बनेगा। और मार्केट देखो चलता भी उस तरीके से, वेट करने वाले तरीके से। आप अगर एंटर हो रहे हो तो आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। तो ये पूरे यूज केसेस हैं इसके। बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। स्मॉल कैप कंपनी है, 3200 करोड़ का मार्केट कैप है, 107 का पी है, जैसे मैंने आपको बताया कि काफी महंगे प्राइस पे ये आया था। और ऑफकोर्स उसके बाद में पी नीचे इसलिए भी नहीं आ रहा क्योंकि कंपनी का बड़ा प्रॉफिट करेगी, तो ऑफकोर्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, अगर ईपीएस बढ़ता है कंपनी का तो पी कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे आता है, लेकिन ऑफकोर्स रिजल्ट कोई इतना खास नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। बट स्टिल वैल्यूएशन वाइज हाई ग्रोथ कंपनीज की वैल्यूएशन ज्यादा ही होती है। जब मार्केट को उम्मीद होती है ना कि एकदम से ग्रोथ आएगी, बड़ी ग्रोथ आएगी, तो मार्केट वहां पे खरीद के स्टॉक को बैठ जाता है, तो इसीलिए भी इसका पीई ज्यादा है। बट अभी स्मॉल कैप की वजह से मुझे नहीं लगता किसी को पीई देख करके स्टॉक को खरीदना चाहिए। आपको स्टॉक को खरीदना है तो पीई को इग्नोर करो। आप लॉन्ग टर्म का एंगल रख सकते हो तो आप बिल्कुल इसमें एंटर हो सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से देखो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगी बाय सेल की, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी रिस्क बहुत ज्यादा है, पैसे आपके हैं तो रिस्क भी आप ही लोगे। मैं कोई भी आपको एनकरेजमेंट नहीं दूंगा उसको खरीदने के लिए। आरओई आरओसी बहुत शानदार नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि ये एक टर्न अराउंड कंपनी है। टर्न अराउंड कंपनी उसको बोलते हैं जो कंपनी पहले लॉस में होती है और लॉस के बाद में फिर प्रॉफिट में कन्वर्ट होती है। तो इसीलिए आरओई आरओसी ग्रेजुअली इंप्रूव होगा, बिकॉज जो कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट करी है अगर उसके ऊपर ये एक अच्छा रिटर्न आने वाले टाइम में बनाएंगे तो आरओई आरओसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता हुआ आपको नजर आएगा ग्रेजुअली, धीरे धीरे। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर कोई डेट है कंपनी पे, तो ये काफी पॉजिटिव चीज है। कोई भी डेट नहीं है बड़ी इनके ऊपर, प्लेज परसेंटेज 0 है, मैनेजमेंट ने कोई भी शेयर अपना गिरवी नहीं रखा हुआ। बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के, तो क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं। यहाँ पे देखो 41% माइनस में आपको नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पे डीग्रोथ हुई है इस सितंबर के कंपैरिजन में। सितंबर में 40 करोड़ लास्ट सितंबर में किया था, यहाँ 23 किया है। मैनेजमेंट का यही कहना है कि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स को कंपेयर ना करो, वो इसीलिए क्योंकि ये कंपनी को एक बड़ा बल्क ऑर्डर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इनको 100 करोड़ का ऑर्डर मिल गया और वो 100 करोड़ का ऑर्डर इनको आने वाले 2 सालों में कंप्लीट करना है। तो इस क्वार्टर के अंदर जितना भी ये बना पाएंगे, जितना भी इनका इंस्पेक्शन होगा, अप्रूव होगा, उसके बाद ही वो क्लाइंट के पास जाएगा और उसी के बेसिस पे इनको पैसा मिलता है। तो इनका कहना है कि वो एक तरीके से सही तरीका नहीं है इसको कंपेयर करने का। आपको कंपेयर करना है आप एनुअली करो,
यहाँ पे डीग्रोथ नजर आती है, प्लस मार्जिन जो है वो नेगेटिव में नजर आते हैं। नेगेटिव इसीलिए क्योंकि कंपनी का खर्चा जो है वो बढ़ गया है, इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी ने काफी पैसा पैसा खर्च किया है, प्लस जो इनके एम्प्लॉयज हैं इन्होंने नए एम्प्लॉय हायर किए हैं। तो उसी एंगल से कंपनी का ये कहना है कि अभी हमारा जो एक स्टार्टिंग फेज है, हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, इसीलिए मार्जिन जो है फ्लक्चुएटिंग है। नो डाउट जब ये लोग टेंडर लेते हैं किसी भी कंपनी से तो उसको प्राइसिंग पूरी देते हैं, प्राइसिंग के अंदर अपने मार्जिन को कैलकुलेट करते हैं, कितने का मटेरियल लगेगा, कितने की एम्प्लॉय कॉस्ट होगी, कितना प्रॉफिट ये लोग बनाएंगे। और हर कंपनी वैसे ही करती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम इस चीज की है कि ये भी स्टार्टिंग के अंदर है, तो इनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह में और दूसरी चीजों में खर्चा हो जाता है, तो इसीलिए वो चीज सेल्स के कंपैरिजन के अंदर ज्यादा नजर आती है। तो मुझे भी लगता है वो एक फेयर कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये एक कंपनी जो है ड्रोन वाली सेक्टर के अंदर है, जिसके टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा अभी इवॉल्विंग फेज के अंदर है, तो उस एंगल से अभी खर्चा अगर बढ़ भी रहा है तो वो एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है, क्योंकि कंपनी खर्च कर रही है तो नो डाउट फ्यूचर को देखते हुए कर रही है। और नेट प्रॉफिट कंपनी का बिल्कुल भी शानदार नहीं है, 0.89 करोड़ का है इस क्वार्टर के अंदर। ऑफकोर्स मार्च में इन्होंने लॉस किया था, यहाँ पे तो थोड़ा सा पॉजिटिव ही है, बट स्टिल अर्निंग पर शेयर जो ईपीएस जिसको हम कहते हैं, जो नेट प्रॉफिट के ऊपर निकल करके आता है, वो यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है, तो इसीलिए भी पी जो है ऊपर की साइड है, और मार्केट इसीलिए भी स्टॉक को जो है नीचे की तरफ ला रहा है, क्योंकि काफी लोग जो है शॉर्ट टर्म एंगल से खरीदते हैं, इसलिए वो बेच के बाहर हो जाते हैं, और मार्केट चलता भी इसी तरीके से है। बैलेंस शीट को अगर आप देखोगे तो 590 करोड़ के रिजर्व्स हैं, बोरिंग्स जैसे मैंने बताया यहाँ पे नहीं है, काफी हेल्दी रिजर्व्स हैं, बोरिंग्स काफी कम है, दोनों अच्छी चीज है। कैश इन वर्किंग कैपिटल यहाँ 5 करोड़ है, मतलब कंपनी ने इस 6 महीने के अंदर 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। अपने एक्सपेंशन में पैसा लगाया होगा इन्होंने, या फिर किसी और मेंटेनेंस केपेक्स में इन्होंने पैसा खर्च किया होगा उस चीज को। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो ठीक ठाक है, 30% का स्टेक है प्रमोटर के पास में, प्रमोटर ने अपना स्टेक सेल नहीं किया है। एफआईडीआई को अगर देखोगे तो 12-13% की होल्डिंग है, ये भी हेल्दी नजर आती है। पब्लिक के पास 56% का स्टेक नजर आता है, बट उसके अंदर मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं वो ये सभी एचएनआई कैटेगरी प्लस प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं। प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स जिसको नहीं पता, वो लोग होते हैं जो लोग प्रोमोटर्स से डायरेक्टली शेयर बाय करते हैं उनको पैसे दे करके। अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, तो शार्क टैंक इंडिया का कॉन्सेप्ट यही दिखाया गया है कि भाई आप लोग अपना इक्विटी हमें दो, हम तुम्हें पैसा देंगे। तो उसी तरीके से जब प्रमोटर ने अपना बिजनेस शुरू किया होगा तो वो अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करते गए और वहां से वो पैसा उठाते गए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बट नेट नेट पब्लिक के पास में जो होल्डिंग है काफी कम है। ठीक है, अगर आप उसको टोटल अप करोगे तो पब्लिक के पास कहीं 20% शेयर बच जाता है, बाकी का शेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, मतलब एफआईआई, डीआईआई, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स प्लस प्रमोटर्स के पास में। तो ठीक ठाक है ये शेयर होल्डिंग पैटर्न भी। अब इस क्वार्टर के अंदर क्या बिजनेस में ऐसे अपडेट्स रहे हैं, क्या ऐसी पॉजिटिव चीजें रही हैं जिसकी वजह से ये कंपनी आगे जाके हमें लगता है कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ग्रो कर पाएगी। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर वो है, ये है कि जो इनकी नॉर्थ अमेरिका में जो उन्होंने अपनी यूएस सब्सिडरी जो शुरू करी थी, जहाँ पे इन्होंने 3 रीसेलर्स को हायर किया था। जो इनका स्कॉमेट लाइसेंस है, अगर आपको किसी भी कंट्री के अंदर ड्रोन बेचना है तो वहां पे आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो लाइसेंस इनको स्टॉक करने का और सेल करने का मिल गया है। ये वहां पे अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को, जो भी इनके कस्टमर्स आगे पोटेंशियल में हैंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पे। दूसरी चीज, टाइप सर्टिफिकेशन मिल गया, इनका एक प्रोडक्ट है नेट्रा V3+, ये भी अच्छी चीज है। इनका एक एमओयू साइन हुआ है गैलेक्सी आई के साथ में, जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे उसके साथ में ये लोग, एक कोई इनका प्रोडक्ट होगा उसके लिए। मल्टीपल पीओसीज चल रहे हैं, मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज इनके साथ में इनके प्रोडक्ट को टेस्ट कर रही हैं, यूज कर रही हैं। अगर वो पीओसी सक्सेसफुल हो जाएंगे, अप्रूव हो जाएंगे, तो ऑफकोर्स इनको ऑर्डर मिलेगा कमर्शियल डिप्लॉयमेंट के लिए। ईएसआरआई के साथ में इनकी पार्टनरशिप हुई है स्मार्ट फॉरेस्ट सॉल्यूशंस के लिए। तो नेट नेट काफी यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें कंपनी ने बताई हैं। एक इनका सर्विस सेंटर ऑन व्हील्स भी है। सर्विस सेंटर ऑन व्हील्स का मतलब ये है कि ऐसी जगह पे जाकर के कस्टमर को ये लोग सर्विस देंगे जहां पर फॉर एग्जांपल हिली एरिया है, जहाँ पे कोई इजीली पहुंच नहीं सकता है। तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कंपनी के साथ में कि नहीं यार, अगर प्रोडक्ट लिया है तो आफ्टर सेल सर्विस भी होनी चाहिए, बिकॉज ये ड्रोन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर सपोर्ट सिस्टम की बहुत जरूरत है। वो चीज एक काफी इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव है यहाँ पे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी जैसे मैंने बताया बहुत पैसा खर्च कर रही है, तो जो इनके एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट्स हैं, प्लेटफॉर्म मतलब जो इनकी टेक्नोलॉजीज हैं प्लस जो इनके सॉल्यूशंस, जो ये प्रोडक्ट एंड टू एंड हार्डवेयर बनाते हैं, दोनों में कंपनी काम करती है। तो उसमें इन्होंने कुछ अपडेट्स यहाँ पे बताए, ये काफी टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है, वो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। प्लस न्यू प्लेटफॉर्म्स भी ये कुछ बना रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। नेट नेट कहने का मतलब ये है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एंगल से कंपनी काफी सीरियस है, फ्यूचर को देखते हुए नए नए प्रोडक्ट्स के ऊपर टेस्टिंग और नए नए प्रोडक्ट्स को इनोवेट करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे 21% जो इनका टीम साइज है बढ़ गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, ऑफकोर्स तो इसीलिए खर्चा भी इनका बढ़ गया, जिसकी वजह से मार्जिन कम हो गए हैं। बात करते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल की, और कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर देखो मेन चीजें वही है जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो इनके बिजनेस के अपडेट्स जो हमने अभी देखे वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ बता रखी हैं, ठीक है, सेम चीज। तो यहाँ पे नोट करने वाली चीज ये है, कंपनी के पास में कुछ फ्रेश ऑर्डर्स आए हैं, फ्रेश ऑर्डर्स आने के बाद में जो इनकी ऑर्डर बुक जो अभी 30 सितंबर तक है वो 253 करोड़ की है। अब देखो ऑर्डर बुक तो बढ़ रही है लेकिन बहुत सब्सटैंशियली नहीं बढ़ रही है, इसीलिए भी मार्केट बहुत शॉर्ट साइड होकर के स्टॉक को गिरा देता है। ठीक है, लोग सेल करके निकल जाते हैं, उनको लगता है जब ऑर्डर बुक बड़ी आएगी तब हम वापस से हो सकता है री एंटर करें। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पर। लेकिन कंपनी का कहना है कि ऑफकोर्स इनके पास में जो पाइपलाइन है वो काफी स्ट्रांग है, और अगर पाइपलाइन स्ट्रांग है तो आपको
उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर वो पाइपलाइन से इनको ऑर्डर्स मिलेंगे। दूसरी चीज, इनका इंटरनेशनल बिजनेस जैसे मैंने आपको बताया, इनको अप्रूवल्स मिले हैं। कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि FY 25-26, अभी FY 24 चल रहा है जो मार्च में जाके एंड हो जाएगा, FY 25 मतलब जो मार्च के बाद शुरू होगा, तो इनको वहां पे इंटरनेशनल मार्केट से काफी ज्यादा उम्मीद है, मतलब आने वाले 2 क्वार्टर्स के बाद में कि एक अच्छा रेवेन्यू वहां से उठा पाएंगे। और मुझे भी लगता है जब इनको अप्रूवल्स वगैरह मिल रहे हैं तो ऑफकोर्स कुछ सोच के ही इन्होंने वहां पे अप्रूवल के लिए डाला होगा, कुछ ना कुछ रिसर्च इन्होंने करी होगी, उस बेसिस पर वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन पेशेंस का काम है, 6 महीने उसमें 7 महीने 8 महीने हो सकता है और आगे आपको वेट करना पड़े। और सेम चीज़ उन्होंने यहाँ बताई है मैनेजमेंट ने कि वो 2 से 4 साल में आपको दिखेगा कि बहुत एक मीनिंगफुल एक ज्योग्राफिकल आपको रेवेन्यू नज़र आएँगे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इन्वेस्टर्स के एंगल से वो है, देखो गाइडेंस। गाइडेंस क्या मिलेगी? मतलब कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, सालों में हम कितना परसेंट से ग्रो करेंगे। तो प्रमोटर ने यहाँ पे कोई भी एक नंबर हमें नहीं दिया है कि 20%, 30%, 50%, जो भी पाइपलाइन है उसके बेस पे ना एक ऑर्डर का एक आइडिया लग जाता है। तो मैनेजमेंट का यही कहना है कि देखो, वो जो हम पिछले साल में हमने किया था उससे बेटर करेंगे, पहली बात तो। दूसरी चीज़, मार्जिन्स की बात जैसे मैंने आपको बताई, उसपे भी मैनेजमेंट ने यही बोला है कि जो ऑर्डर्स होते हैं हम कैलकुलेट करके डालते हैं टेंडर्स के अंदर, लेकिन स्टिल कॉस्ट बढ़ जाती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और बाकी सारी चीजों के अंदर, तो इसीलिए हम मार्जिन्स के ऊपर भी कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग फेज के अंदर है अभी, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग फेज कहने का मतलब ये है कि अभी इवॉल्विंग फेज है, मार्केट अभी इवॉल्व हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ, ग्रोथ फेज में है कंपनी। तो उस एंगल से ना मार्जिन्स की गाइडेंस है और ना ही ऑर्डर्स की गाइडेंस है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको खुद ही ये चीज समझनी पड़ेगी कि क्या क्या टेलविंड्स है मार्केट में, स्टॉक खरीदने लायक है कि नहीं है, वो चीज आपको खुद आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। और मैनेजमेंट ने ये बोला है कि आप अश्योर्ड रहो कि जो साइजेबल मार्केट है उसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हम ट्रैक कर रहे हैं इंटरनली और काफी एक्टिवली उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी चाहिए वो देखो, $90 बिलियन का मार्केट हो जाएगा 2030 तक, एक रिपोर्ट में ये चीज आई ग्लोबल मार्केट में। तो अगर $90 बिलियन का मार्केट अगर ग्लोबली हो जाता है तो ये काफी बड़ी एक रिसर्च है, ठीक है। 2030, आने वाले 2030 मतलब 6 सालों की बात हो रही है, दिसंबर मंथ के अंदर है, ठीक है। तो अगर इतनी तेजी से मार्केट ग्रो करेगा तो मुझे लगता है कि अगर इस कंपनी को 1% भी मिल जाए, मैंने पहले भी चीज बोली थी आपको, तो ऑफकोर्स ये कंपनी $multi-billion की मार्केट में अगर बिजनेस करेगी तो वैसे ही ये स्टॉक मल्टी बैगर बन जाएगा। लेकिन ये सब चीजें जो है ना एक रिसर्च का पार्ट है, ये चीजें कितनी ज्यादा रियल हमें देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम के अंदर, इस कंपनी को कितना रेवेन्यू होगा, वो सारी चीजें जो है फ्यूचर की बात है। तो जो लोग भी इसमें बेट ले रहे हैं, मैं ये बोलूंगा देखो, आप टेलविंड को देखो। टेलविंड मतलब China+1 की बात है। गवर्नमेंट ने हमारी इंडिया के अंदर कोई भी चाइनीज ड्रोन को बैन किया हुआ है, चाइनीज ड्रोन इंडिया के अंदर नहीं आप ले सकते हो, जो इंडिया का बनेगा वही आप यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स वगैरह भी होते हैं। प्लस एक सपोर्ट भी है, PLI है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिलता है इन कंपनीज को, ताकि इंडिया की GDP के अंदर अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सके, पहली चीज। दूसरी चीज, इनको अप्रूवल्स मिल रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की मार्केट के अंदर, वो एक पॉजिटिव चीज है। तीसरी चीज, मार्केट जो है काफी इवॉल्विंग है। तो ये सभी टेलविंड्स हैं, टेलविंड्स के एंगल से मुझे लगता है कि कंपनी सही डायरेक्शन में चल रही है। बात करते हैं स्टॉक प्राइस की, तो स्टॉक देखो गिर रहा है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि स्टॉक खरीदना, यहाँ पे बल्क पोजीशन कोई ना बनाए, स्टॉक गिरेगा आगे जाकर के, क्योंकि डाउन ट्रेंड में था, कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए। और यहाँ देखो अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए? देखो मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपको मैं ये बोलूंगा, काफी अगर आप अपना डिसीजन बनाते हो इसे खरीदने का तो बड़ा पैसा ना लगाएं, 3%, 5% पोर्टफोलियो का लगाएं, उससे ज्यादा ना लगाएं। प्लस एटलीस्ट 2 से 3 साल का व्यू लेकर के चलें, क्योंकि मैनेजमेंट खुद कह रहा है जो एक मीनिंगफुल नंबर्स देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर, वो थोड़ा टाइम लगेगा उसके अंदर। बिकॉज ऑर्डर बुक्स आती हैं, ऑर्डर्स निकलते हैं, लेकिन एक बड़ा ऑर्डर आने के लिए हमें देखना पड़ेगा, हो सकता है वो अगले क्वार्टर में मिल जाए, हो सकता है अगले साल मिले, या ग्रेजुअली धीरे धीरे करके इनकी ऑर्डर बुक बढ़े। उस एंगल से मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप इसको ले रहे हो, नो डाउट कंपनी बहुत ही एक टेम्पटिंग सेक्टर के अंदर है, जहाँ पे लोगों को बहुत उम्मीद है कि एकदम से बूम करेगा, और बूम करेगा भी, मुझे भी लगता है बूम करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक बहुत बड़ी बेट ले लें और बहुत बड़ा रिस्क ले लें इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि स्टॉक अगर अगले क्वार्टर में अच्छा नहीं करेगा तो स्टॉक नीचे आएगा, और फिर और नीचे भी आ सकता है, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अपना पैसा बचाते हैं, जो कि गलत भी नहीं है, अगर ग्रोथ नहीं आ रही है तो नेटेड आप एक चीज नोटिस करो, देखो स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में है, स्टॉक यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी स्टॉक यहाँ टेक्निकली वीक नजर आता है, नो डाउट एक अच्छा कंसोलिडेशन है। वीक इसीलिए क्योंकि देखो वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है स्टॉक का, ठीक है। लोग यहाँ बाय करते हैं लेकिन सेल भी साथ साथ हो रहा है स्टॉक में। तो यही बोलूंगा मैं कि एवरेज करना आप कर लो, बहुत बड़ा पैसा मत लगाओ एवरेज करने में भी, ठीक है। प्लस अगर आप नया पोजीशन बना रहे हो तो बना सकते हो, यहाँ पे बना लो, लेकिन वही है लॉन्ग टर्म व्यू के साथ में बनाना, एटलीस्ट 2 से 3 साल का व्यू। आप क्वार्टर टू क्वार्टर लेके अगर इसको रोज ट्रैक करोगे कोई फायदा नहीं है। नो डाउट ट्रैक करना अच्छी बात है अपने स्टॉक्स को, बट स्टिल अगर आप उसको देख के डिसहार्टन हो गए, ये क्वार्टर खराब हो गया, फिर अगला क्वार्टर खराब हो गया, कंपनी बेकार है, ये है वो है, तो वो फिर कन्विक्शन चली जाती है। तो इसीलिए आप अगर कन्विक्शन रख रहे हो तो सारी चीजों की लेके रखना,
कि कंपनी किस सेक्टर के अंदर है, क्या आगे फ्यूचर है, किस तरीके का मार्केट है, किस तरीके का प्रमोटर है, वो सारे एंगल्स अगर आपको समझ में आते हैं, तभी आपकी कन्विक्शन आएगी। अदरवाइज़ आप पोज़ीशन इसमें मत बनाना। बड़ा पोज़ीशन तो बिल्कुल नहीं बनाना। क्योंकि देखो काफ़ी लोग बोलेंगे स्टॉक अगर चल जाएगा तो हम तो रह जाएँगे। कोई नहीं रहता स्टॉक के अंदर। अगर 1000 के भाव पे भी आप लोगे ना और अगर वहाँ से ऑर्डर्स अच्छे आने लगेंगे, तो 1000 से स्टॉक और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। लेकिन वो सब चीज़ें एक बार रिवर्सल आने दो आप मार्केट के अंदर। सारी गेम जो है पेशेंस की है। और काफ़ी लोगों को क्वेश्चन ये होगा कि क्या स्टॉक नीचे और गिरेगा? तो देखो स्टॉक बिल्कुल गिर सकता है नीचे की तरफ। अगर ये स्टॉक यहाँ से रिजल्ट खराब आया, कोई और नेगेटिव न्यूज़ आई, तो अपने आईपीओ प्राइस तक आ सकता है, जो कि आई थिंक 670, 680 है। यहाँ से नीचे यहाँ आया, थोड़ा और नीचे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, और उससे भी नीचे आ सकता है। गिरने को तो मार्केट में देखो डाउन साइड तो बहुत है अभी, ठीक है? लेकिन अपसाइड का अगर आप सोच के खरीद रहे हो, तो आप पेशेंस रख के खरीद के इसमें बैठे रहो। नेट नेट देखो यही पूरा एनालिसिस। आपका कोई भी क्वेश्चन और स्टॉक से रिलेटेड आप जरूर पूछना, मैं जरूर आंसर करूंगा। स्टॉक को लेकर के आपका खुद का क्या व्यू है, आप जरूर कमेंट में बताना। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि आपके व्यू से काफी एक चीज पता लगती है मार्केट में किस तरीके के सेंटिमेंट्स हैं। आपको क्या लगता है कंपनी ग्रो करेगी नहीं करेगी? अगर आप इस सेक्टर के अंदर काम करते हो तो प्लीज आप भी अपना व्यू शेयर करें। और मेरे चैनल पे आपको और भी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी, काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।